देखिए, वो मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम मौलाना आज़ाद के मानने वाले लोग हैं। हम अपने नबी की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। जिस सियासत को नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने इस हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट किया पिछले 11 साल में, 80 और 20 की लड़ाई की बात करते रहे, उसी नैरेटिव पर असदुद्दीन ओवैसी साहब चलते हैं। हम भारत की साझा संस्कृति, साझी विरासत के मानने वाले लोग हैं और कांग्रेस की सुंदर सेकुलर और प्रोग्रेसिव विचारधारा को मानते हुए ही साथ काम करेंगे। मुझे एक बात बताइए ना पत्रकार महोदय कि क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़ा नॉलेज है। ज़रूरत क्या आन पड़ी आपको कि 2014 के बाद पूरे हिंदुस्तान में निकल के उसी तरह की भाषा का प्रयोग करें? उन्होंने कभी नहीं करा। पूरे बिहार में कई जगह पर, मुंगेर में देखा, दरभंगा में देखा, सुपौल में देखा, असदुद्दीन ओवैसी के लोग जो है हाथ में एक पैम्फलेट लेके आ गए कि इंडिया अलायंस में शामिल करो, नहीं तो मुसलमानों का वोट कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। देखिए, वो मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम मौलाना आज़ाद के मानने वाले लोग हैं। हम अपने नबी की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। जिस सियासत को नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने इस हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट किया पिछले 11 साल में, 80 और 20 की लड़ाई की बात करते रहे, उसी नैरेटिव पर असदुद्दीन ओवैसी साहब चलते हैं। हम भारत की साझा संस्कृति, साझी विरासत के मानने वाले लोग हैं और कांग्रेस की सुंदर सेकुलर और प्रोग्रेसिव विचारधारा को मानते हुए ही साथ काम करेंगे। मुझे एक बात बताइए ना पत्रकार महोदय कि क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़ा नॉलेज है। ज़रूरत क्या आन पड़ी आपको कि 2014 के बाद पूरे हिंदुस्तान में निकल के उसी तरह की भाषा का प्रयोग करें? उन्होंने कभी नहीं करा, उनके भाइयों ने किया इस तरह के बयान का इस्तेमाल। नहीं, उन्होंने भी, उनका भी। जहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ, ओवैसी साहब जहाँ भी जाते हैं नैरेटिव तो वही फिक्स हो जाता है। आखिर क्यों भाई? हम सेकुलरिज़म के मानने वाले लोग हैं। हमारे तमाम आबाओ अजदाद ने उस चीज़ को मानते हुए इस हिंदुस्तान में रहे। हम अपने नबी की उस हदीस को फॉलो करने वाले लोग हैं कि पड़ोसी जिसका जिससे नाराज़ है उसका ईमान कमज़ोर है। पड़ोसी चाहे किसी धर्म, किसी जाति का हो। हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे ना। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर इतना दिनों से 80-20 की बात करते हैं, यही तो बात करते हैं। उनके नेता बहुत सारी मंच पर बात करते हैं और उसी पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। वो सियासत हिकमत का नाम है, जज्बात से नहीं खेला जाता है। आप जिस नैरेटिव को फिक्स करना चाहती है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, हमारे बड़ा रिस्पेक्टेड असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं कि और पोलराइजेशन होता है। तो नुकसान किसका होना? अल्टीमेटली तो इसी कम्युनिटी का होना है। तो ये जो कुछ लोग आपको दिखे हैं ना पत्रकार महोदय, वो उनके पेड लोग हैं जो कहाँ से डायरेक्शन दे के इस तरह का प्ले कार्ड लेके ये काम कर रहे हैं। अगर किसी को किसी से गठबंधन करना हो, राहुल गांधी से या तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बात करना हो रहा था, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को आके लालू प्रसाद यादव जी से मिलने का अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम इन चीज़ों पे, और ये जो कुछ लोग परसेंटेज घूम रहे हैं, देखिए बिहार भी अब इस चीज़ को समझ गया है। हम लोग नफ़रत वाले लोग थोड़ी ना हैं। हम उन्माद की सियासत नहीं करना चाहते हैं। हम सीमांचल की बात जब वो करते हैं कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए, तो फिर ये टारगेट क्यों है कि वो नफ़रत वाले हैं? तो वो कैसे स्पेशल स्टेटस दे देंगे आप बताओ ना? ओवैसी साहब सीमांचल की 5 सीट जीत के क्या सत्ता पे आ जाएंगे? पॉसिबल है? सीमांचल ही पूरा बिहार है। बिहार सरकार में जो सत्ता पर जो रहेगा वही तो रिकमेंड करेगा स्पेशल स्टेटस के लिए। स्पेशल स्टेटस तो अभी तक नरेंद्र मोदी ने बिहार को नहीं दिया। डीएनए तक पर सवाल था, तो नीतीश कुमार जी जब पलटे थे इधर, तो नाखून और बाल लोगों का भेजा था कि भैया मेरा डीएनए में गड़बड़ी नहीं है। आज फिर सत्ता के स्वार्थ में फिर सामंतियों की गोद में जाके नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। मसला वो नहीं है ना, मसला है कि ये लड़ाई है बेसिकली इस हिंदुस्तान में एक पैरेलल लाइन खींची हुई है पूरे भारत की जो सियासत है। आज़ादी के पहले जो लड़ाई थी, अगर उसको पढ़िएगा, फ्रीडम स्ट्रगल, जो विचारधारा आज बरसरे इख्तिदार है, क्या था, क्या हाल था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में? समर्थन नहीं था इनका, ये लोग अंग्रेज़ों के अनुयायी थे। उसके बाद अभी हाल देखिए, अभी का हाल देखिए ना। आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि छोटे छोटे बच्चों के जहन में उल्टी सीधी बातें पैदा करके
और धर्म की बात हर जगह होगी। भाई कोई भी शासक, तमाम चर्चिल से लेके मार्टिन लूथर तक ने अपनी किताब में लिखा है कि जो शासक अपने शासनकाल में धार्मिक उन्माद पैदा करता है, समझो वो मुल्क बर्बाद हो रहा है। भारत को नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 गुना ज़्यादा कर्ज ले लिया। दुनिया का 245 लाख करोड़ का कर्ज है भाई इस मुल्क पर, और आधी संपत्ति भी अपने मित्रों के हाथ बेच दी। वो संपत्ति भारत की संपत्ति जिस पर भारत के नागरिक का अधिकार है। तो बस इस मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की नफ़रत की पॉलिटिक्स होती है समाज में, घृणा की पॉलिटिक्स करते हैं इसलिए कि आप इसमें इन्वॉल्व रहो और हम अपना काम कर जाएं। तो हम वो नहीं चाहते। हम बिहार में चाहते हैं कि बिहार में समाज के हर वर्ग का लोग अपने वोट के महत्व को समझे, और बिहार को विकसित राज्य का दर्जा कब मिलेगा, विकसित बिहार डेवलप स्टेट कब कहलाएगा, हम लोग का विज़न यही है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो नौजवान लीडर्स हैं, जो बुलेट की सवारी करके भी बताए कि देखो भाई, अब जिनकी उम्र हो गई है उनके सोचने समझने की अब सलाहियत भी कमज़ोर हो गई है। यंगस्टर्स के पास विजन है। दुनिया ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि आज की दुनिया में द मोस्ट विजनरी लीडर इज़ राहुल गांधी। पूरी दुनिया में इंडिया में भी पोजीशन है, 7th पोजीशन है पूरी दुनिया में, द मोस्ट विजनरी लीडर। वो किसी भी टॉपिक पर किसी भी आदमी से क्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। राहुल गांधी जी, हम तो चैलेंज करते हैं, जो लोग राहुल गांधी के इमेज को ख़राब करने के लिए आरएसएस ने लोगों ने इतना फंड दिया और मीडिया पर गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश किया, आज राहुल गांधी जी ने सियासत में ऐसी लंबी लकीर खींची है कि वो विचलित हो रहे हैं। अब रोने का, अब प्रधानमंत्री जब देश का रोएगा तो उनको सत्ता से हट जाना चाहिए ना भाई। विक्टिम कार्ड खेलने के लिए थोड़े आप प्रधानमंत्री बने हैं। ये 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बात बोली, एक बार आपने सदन में नहीं बोला। अभी मॉनसून सेशन चला, आप राज्यसभा में एक दिन नहीं गए, एक दिन अपना भाषण दिया, आप चले गए। तो सदन का मतलब क्या है? तो देखिए, हर फ्रंट पर जब फेलियर है और वो क्रॉस द टेबल बात नहीं कर सकते, वो मन की बात करते हैं, कभी जन की बात सुना ही नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, समाज के हर वर्ग के विकास के बारे में नहीं सोचते, तो बिहार जो है ना वो लोकतंत्र की जननी है। जब लोकतंत्र पे ख़तरा आ गया तो बिहार से क्रांति हुई, शुरू हो गई है। अब वो बैरियर टूट गया है जिस नैरेटिव को वो लाना चाहते हैं, नफरत वाला। 243 में कितना आखिरी शब्द का? हम तो बोला प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार। प्रचंड बहुमत का मतलब समझते हैं आप? मतलब तो समझ लीजिए, प्रचंड बहुमत अनुमानित है। आप अनुमान लगाइए, कुछ ये कुछ लगाएं, वो कुछ लगाएं, मगर प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और मजबूत सरकार बनेगी। बिहार का बेहतर विकास होगा, उद्योग भी बिहार में आएगा, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर होगा, हेल्थ केयर सिस्टम भी बेहतर होगा, और बिहार के पलायन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।